तो मैं दीपक लवानिया स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद लवानिया चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीट की तैयारी के लिए सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं बस सिर्फ एक ही सलाह दूंगा। अब 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिनों में सिर्फ जहाँ तक वहाँ तक सीडीपी कवर करो, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के। आपको पता है, और 30 क्वेश्चन वो सीडीपी के अलग से आते ही आते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए उनमें 15-15 तो आएंगे। ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन सीडीपी के देखने के लिए मिलेंगे। तो मेन फोकस आपका सीडीपी में रहना चाहिए, और जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन है। और अब 30 क्वेश्चन देखेंगे। 23 जुलाई 2022 को आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सत्य है, ये चेक करेंगे। तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो उसमें सुधार कैसे करेंगे, उसको सिखाएंगे कैसे, उसका विकास कैसे करेंगे मेंटली तौर पर। तो ये ज़रूरी होता है, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। तो इसमें पूछा है असत्य कौन सा है, तो यही असत्य है। और सेकंड देखते हैं। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप के रूप में विकसित होता है। हाँ, यही सही बात है, बच्चा एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। हाँ, सही बात है, पर विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। हाँ, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सत्य हो जाएंगे, और जो फर्स्ट है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? बुद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो इसमें क्या आएगा? बी, विकास। यानी विकास तब होता है या विकास तब होती है जब परिपक्वता अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सी बचपन की विशेषता, क्वालिटी नहीं है। तो ये प्राकटूली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु, ये चारों ही बचपन की विशेषताएं होती हैं। क्योंकि प्राकटूली आयु कब होती है? 2 से 7 वर्ष की आयु में होती है प्राकटूली आयु, जब बच्चे जो हैं अपने दोस्तों के साथ टोली बनाकर घूमते हैं, तो प्राकटूली आयु होती है। अनुकरणीय आयु, जब हम किसी दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, तो अनुकरणीय आयु होती है। सवाल करने की आयु, जिसमें बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, सवाल करने की इच्छा होती है, कुछ नया जानने की इच्छा होती है, उसे सवाल करने की आयु होती है। खिलौना आयु, खिलौना आयु, जब खिलौनों से खेलने की आयु भी वही बचपन की होती है। तो यानी ये चारों विशेषताएं बचपन की होती हैं। तो इसमें रीट में ये क्वेश्चन गलत दे दिया था, इसलिए इसका नंबर आपको एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से वो अपने आप दे देंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अटेम्प्ट तो कराना, कोई भी कराना, लेकिन आपको नंबर इसका मिल ही जाएगा। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित हुआ है? आनुवंशिकी और एवं वातावरण से। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है। यानी 130 प्लस में इसमें आप ऑप्शन दे रखा है 140, तो ये आंसर हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, ये तो नहीं होना चाहिए। छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, ये भी नहीं। छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, जानना चाहिए ना छात्राओं को, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बचा डी, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ असमर्थ क्यों हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, यही है आंसर डी। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ और असमर्थ क्यों हो रहे हैं। हमें ये जानना चाहिए कि स्टूडेंट जो होता है, बच्चा जो होता है, वो सीखने में अच्छा क्यों है और सीख क्यों नहीं पा रहा है, असमर्थ क्यों है। तो ये हमें पता होना चाहिए।
तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 75 अंक। तो उसकी मानसिक आयु बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु निकालने का, बुद्धि बच्चा का मानसिक आयु मल्टीप्लाई मानसिक आयु मल्टीप्लाई मानसिक आयु का फॉर्मूला होता है कालानुक्रमानुक आई सी ए मल्टीप्लाई परीक्षण में जितने अंक आए होते हैं, यानी 16 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100। कितना? 100। ओके, तो 25 से 75 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 25 3 जा 75, 2500, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 और 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 60। कितना? 4 4 जा 60। ठीक है, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या? 4 और 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12। तो इसका आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो मानसिक आयु कितनी निकल के आई? 12। तो क्या फॉर्मूला बना इसका? एक तो बुद्ध परीक्षण में कितने अंक प्राप्त किए हैं वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे? जितनी बच्चे की आयु है उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा? मानसिक आयु निकल के आ जाएगी। ओके, तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ की प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, थॉमसन ने। ये सिद्धांत कितने दिया था? थॉमसन ने। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति को अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने। और थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम दिया था। क्या दिया था? प्रभाव का नियम, संबंधवाद का सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, तत्परता का नियम, आत्मीकरण का नियम। ये किसने दिए थे? थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। थॉर्नडाइक साहब ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? थॉर्नडाइक साहब ने प्रभाव का नियम दिया था, संबंधवाद का नियम दिया था, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था, तत्परता का नियम दिया था, आत्मीकरण का नियम दिया था। प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को आवृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करके सीखो, करके सीखो, खुद से करो और अपनी गलतियों के द्वारा सीखो। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। गिलफोर्ड साहब के सिद्धांत, गिलफोर्ड ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? एक तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था, एक संरचनात्मकता का सिद्धांत दिया था, एक मनोगत्यात्मक सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड साहब ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत और मनोगत्यात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिए थे? गिलफोर्ड साहब ने दिए थे। और मतलब हम 8th क्वेश्चन देख रहे थे, ये किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था, थॉमसन ने। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। कौन सी व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है? तो इसमें से बताना है निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण। तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी, यानी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण। आंसर 9th का डी हो जाएगा। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? क्रिएटिविटी का संबंध, रिलेशन किससे होता है? तो क्रिएटिविटी अपसारी चिंतन से होती है। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब किसी एक क्वेश्चन के हजारों आंसर निकलते हैं तो उसे कहते हैं अपसारी चिंतन। क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन क्या होता है? जब एक ही सॉल्यूशन निकले, एक ही आंसर निकले तो क्या हो जाता है? अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक मतलब बहुत सारे आंसर जब हमें मिलते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? अपसारी चिंतन से रिलेट करता है। तो इसका आंसर 10th का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10th का डी। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन का बढ़ावा देती है? कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, यानी 11th का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11th का डी।
प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, अतिसक्रियता, वार्तालाप। प्रतिभाशाली, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, प्रतिभाशाली बालक के क्वालिटीज़ में अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा, जो जितना जानने की जिज्ञासा रखता है वह प्रतिभाशाली बालक में काउंट किया जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 13, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपन कालक्रमानुक आयु मल्टीप्लाई 100, ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये दो ने दिया था, एक तो विलियम स्टन साहब ने दिया था और टर्मन साहब ने। किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला निकालने का लिए मानसिक आयु अपन कालानुक्रमानिक आयु मल्टीप्लाई 100, ये किसने दिया था? विलियम स्टन और टर्मन साहब ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टन और टर्मन साहब ने दिया था। रवि 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। मतलब कौन सी बीमारी इसमें से है रवि को? यानी रवि लेखन में अच्छा है तो लेखन की तो रवि जब लेखन कौशल में अच्छा है तो रवि को ये बीमारी तो हो सकती है क्या? रवि में अधिक संभावना कौन सी बीमारी की हो सकती है? तो ये बताना है हमें। क्या बताना है? रवि में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो यही डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो सकती है, क्योंकि लेखन कौशल में तो अच्छा ही है वो, तो लेखन की तो बीमारी हो ही नहीं सकती, विकृति हो ही नहीं सकती। तो क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित बीमारी हो सकती है। क्या किसकी हो सकती है? पढ़ने से संबंधित हो सकती है। अगला क्या कह रहा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। कथन किस शिक्षाविद ने दिया था? सभी जानते हैं, स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर साहब ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, कथन किस शिक्षाविद ने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर साहब ने। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो ये तो पॉजिटिविटी फैला रही है, मतलब सही बता रही है, उसको चिन्हित कर रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के कई प्रकार होते हैं। अधिगम स्थानांतरण के कई प्रकार होते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, निकट स्थानांतरण, दूर स्थानांतरण, शाब्दिक स्थानांतरण, आकृतिगत, निम्न मार्ग, उच्च मार्ग स्थानांतरण। ये स्थानांतरण के कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरण के कई टाइप होते हैं। उसमें आता है सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, उच्च मार्ग, निम्न मार्ग स्थानांतरण, शाब्दिक स्थानांतरण, कई प्रकार के आते हैं। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? मतलब क्या हो रहा है? एक साथ माइंड में किसी व्यक्ति के दो विपरीत इच्छाएं जन्म ले रही हैं। क्या ले रही हैं? दो विपरीत इच्छाएं जन्म ले रही हैं। तो ये कौन सी तो किसका उदाहरण है ये? द्वंद्व का। मतलब एक साथ दो इच्छाएं जन्म ले रही हैं तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व, दो इच्छाओं के बीच में। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इनमें से बताना है पुनर्वलन का सिद्धांत कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए वाला ही, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत को क्रिया प्रसूत या अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को यंत्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंत्रीय अनुकूलन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? यंत्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को बी.एफ. स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? बी.एफ. स्किनर साहब ने दिया था। बी.एफ. स्किनर साहब जो है अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। हमें बताना है कौन हमें इंटरनली, मतलब आंतरिक तौर पर मोटिवेट करता है।
तो इसमें से बताना है कौन सा मोटिवेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वो अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। ये तो भारी प्रेरणा हो गई, मतलब भारी मोटिवेशन हो गया। यानी वो हमें अपनी मम्मी पापा से उपहार लेना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, आंतरिक नहीं है, तो बाहरी स्रोत है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीवी देख सकेगी। मतलब ये भी वही भारी वाला हो गया, टीवी देखना है काम जल्दी से ख़त्म करके। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो वही बात हो गई, यही कि उसे फेम चाहिए, यानी बाहरी मोटिवेशन हो गया। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये हुआ ना आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल इंटरेस्ट हुआ ना, इंटरनल मोटिवेशन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस ये उसमें खुद से रुचि है, आंतरिक भावना, उसकी फीलिंग, मतलब उसकी इच्छा है जानने की, तलाश करने की, नई चीज़ों को खोजने की, नई चीज़ों के बारे में जानने की। मेघा अपनी परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, उसका इंटरेस्ट है यहाँ पे। वो खुद से, उसे किसी से वो नहीं चाहिए, उपहार नहीं चाहिए, उसे टीवी नहीं देखना, उसे कहीं फेम नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे अपनी जिज्ञासाएं शांत करनी है। क्या करनी है? जिज्ञासाएं शांत करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 20 का कह रहा है किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसमें से किसने अधिगम सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने, स्किनर, कॉलर, बी.एस. ब्लूम। तो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा बी.एस. ब्लूम साहब ने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया था। तो अधिगम सिद्धांत को किस किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, स्किनर साहब ने, कॉलर साहब ने, इन तीनों ने किसको क्या दिया था? अधिगम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अधिगम सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों की खोज की थी। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों की खोज की थी। C.L. हल ने अधिगम को पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और अधिगम का सिद्धांत बी.एस. ब्लूम ने नहीं दिया था। यानी अधिगम के सिद्धांत को कई लोगों ने दिया, तीन तो यही हो गए, थॉर्नडाइक, कॉलर, स्किनर। इसमें से थॉर्नडाइक ने खोज की अधिगम के नियमों की। 21 क्या कह रहा है? बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है? इससे हम क्या मतलब जान पाते हैं? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है? नहीं, ये तो बाहरी प्रेरणा को ज़्यादा बढ़ा रहा है ना, तो बाहर से हमें इनाम मिल रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है? ये भी नहीं है। उनकी आंतरिक प्रेरणा है तो उनकी रुचि से होती है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने की प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है? नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्या करता है? जिज्ञासा को कम करता है। बार बार बच्चों में सजा से, बार बार बच्चों में अगर तुम सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहेंगे, तो उसकी जैसे जो जानने की एक जिज्ञासा होती है, रुचि होती है अंदर, अंतर की जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने के लिए बढ़ता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने होते हैं? तो आरटीई के अनुसार, क्या आरटीई के अनुसार शिक्षक को कितने दिन में प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करता है शिक्षक जो है? तो आरटीई के अनुसार 45 घंटे। कितने? 45 आवर्स, 45 घंटे जो है शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा इसमें से परीक्षण की विशेषताओं से अलग है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। यानी विश्वसनीयता तो होता ही है, वैधता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, तो अभिक्षमता नहीं होगा। अभिक्षमता का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो आंसर का आंसर अभिक्षमता हो जाएगा। हमें गलत छांटना था, भिन्न निकालना था। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चा, वातावरण, विषय वस्तु, अध्यापक। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में जब हमें शिक्षा बच्चे को देनी है, छात्र को देनी है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा? बच्चा होगा ना। क्या होगा? बच्चा। हमारा जो बच्चा है वो सबसे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हमें सारी योजनाएं, सारे नियम्स, रूल्स बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाने हैं। 25 क्या कह रहा है? एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है छात्र व्याख्यान सुन सकें, कक्षा कक्ष में शिक्षकों के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों शिक्षकों में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। इसका आंसर डी हो जाएगा। छात्र और शिक्षकों में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। क्या? छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले।
26 क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अनुसंधान जिससे कोई भी समस्या है उसका तत्काल ही निर्धारण किया जा सके, उसका सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है, जो बच्चे को, स्टूडेंट को, छात्र को एक सुविधा दाता का कार्य करता है, सुविधा देने का कार्य करता है, जो स्टूडेंट को सुविधाएं देता है, सुविधादाता की भूमिका निभाता है शिक्षक छात्र के लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार 28 क्या कह रहा है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को मंद शिक्षार्थियों प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में निर्धारित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय आवश्यकताएं, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों को निर्धारण करने के लिए। मूल्यांकन किस लिए होता है? मूल्यांकन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भी सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उन समस्या क्षेत्रों का उनको पहचान कर उनका निदान किया जा सके, सुधार किया जा सके और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके, विकास किया जा सके। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें हमें मिलान करना है विकास के सिद्धांत का नियम और सिद्धांत का वर्णन करना है। तो इसमें क्या होगा? तो समीप दूराभिमुख दिशा मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। क्या? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ए का किससे मिलान हो जाएगा? फोर्थ से। ए का किससे? फोर्थ से। सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम, सिर से पैर का क्रम, यानी बी का फर्स्ट। अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं यानी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्तिक यानी सी का सेकंड। अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं यानी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं यानी डी का थर्ड। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अंतराय व्यक्तिक भिन्नताएं किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। सॉरी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ ही था ना, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, फर्स्ट। अब ये बता रहा है हमें इसमें बताना है विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से असाधारण की ओर। यानी विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब पहले हम विकास में छोटी छोटी सामान्य चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद बड़ी कठिन और विशिष्ट चीज़ें सीखते हैं, तो अर्थात विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी 30 का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हमने यहाँ पे CDP के 30 क्वेश्चन जो PYQ में देखे 23 जुलाई 2022 में आए हुए पेपर को सॉल्व किया। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लोगों से बताएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखो। और अब इतना टाइम नहीं है, 20 दिन बचे हैं। PYQ देखें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, एनालाइज करें और अपने आप का मूल्यांकन करें और सुधार करें, जिससे कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और 27 फरवरी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके रीट का एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। थैंक यू।